हेलो साथियों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत मेरे चैनल में। साथियों, आज साइंस का जैसे कहा था लेक्चर लेके आएंगे। आपको अपलोड भी किया था मैंने ज्ञान कुटुंब एकेडमी का जो फेसबुक पेज है। अगर जो फ्रेंड्स हैं हमारे जिन्होंने यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर रखा है, उनसे मैं कहूँगा उस फेसबुक पेज पे भी ये लोग अपना जाकर लाइक बटन दबाकर उस पेज को सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर मैं अपने सारे वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ। हालाँकि अगर आपने सब्सक्रिप्शन कर रखा है तो आपको वीडियोस तो मिलते ही रहेंगे। और एक बात और, थोड़ा सा लाइक वाला बटन जो है, जो थंब बना होता है, उसको आप प्रेस करा करिए थोड़ा सा, तो उससे लाइक बढ़ाना चैनल के लिए ज़रूरी होता है। मैं देखता हूँ कुछ फर्जी चैनल जो हैं, जो सिर्फ इस आधार पर बने हैं, वो परीक्षाओं के रिज़ल्ट की जानकारी देंगे। रिज़ल्ट की जानकारी सही हो ना हो, पढ़ाते हैं, वो तथ्य भी कुछ उनके गड़बड़ होते हैं। उनके चैनल के सब्सक्राइब, क्योंकि हाल पहले के चैनल हैं तो उनके सब्सक्राइबर 20-20 हज़ार हो चुके, उनके लाइक्स इतने ज़्यादा आ जाते हैं, डिसलाइक भी बहुत होते हैं। लेकिन अब जब कुछ समय बाद उनकी पोल खुलती है तो डिसलाइक भी हो जाते हैं, क्योंकि कुछ को मैंने देखा फर्जी केवल न्यूज़ ही देते रहते रिज़ल्ट की, कि ये रिज़ल्ट आपका परसों आ रहा है, एक हफ्ते बाद आ रहा है। लेकिन सब्सक्राइबर उनके बड़े आते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है, इसमें प्रलोभित बहुत जल्दी आदमी होता है। उसमें उसको लगता है कि रिज़ल्ट की जानकारी दे रहा है तो इसको पता होगा। और रिज़ल्ट का थोड़ा सिलसिला इधर कोरोना की वजह से कुछ बदतमीजी आयोग की भी है और कुछ बदतमीजी कोरोना की वजह से भी हुई है। तो उन चैनलों को मैं देखता हूँ, सब्सक्राइब और लाइक्स बहुत आते हैं। तो थोड़ा सा आप लोगों से आशा ये है कि चैनल्स को जितना ज़्यादा लाइक करवाएँ। सब्सक्रिप्शन तो मैंने आपसे कह ही रखा, उसको करवाते रहिए बीच बीच में, क्योंकि मुझे टारगेट जो है इस साल कम से कम 2000 तो हो ही जाए हमारे। जब मैं अगली बार तक आऊँ 2-3 हज़ार सब्सक्राइबर होने चाहिए, तभी तो फ़ायदा है इस चैनल का। और आज हम जो बहुत बेहतरीन टॉपिक है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र। तो इस पे जो भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, जैसे कि बीईओ का तो अभी 16 को ही है, कन्फर्म भी हो गया है। यूपी लेखपाल की वैकेंसी आनी 8000, आरआरबी, सीटेट और यूपी SSSC लोअर मेंस, इससे रिलेटेड जितने भी तथ्य हैं इसमें पूछे जाएंगे। तो ये हर एग्ज़ाम्स के लिए, रेलवे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उससे जुड़ा हुआ है। अब इसका एक पार्ट और आएगा, उसमें मैं रक्त को पूरी तरह से एक्सप्लेन करूँगा। आइए शुरू करते हैं। तो आज ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको नोट्स बनाइएगा ज़रूर। और इसमें मैंने हर चीज़ डाली हुई है जो पेपरों में पूछी गई, वो मैं पॉइंट आउट भी कर दूँगा आपको। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की है। परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की। किसने की है? विलियम हार्वे ने की है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है आपका इम्पॉर्टेंट, कि विलियम हार्वे ने ही परिसंचरण तंत्र रक्त का खोजा था। ठीक है ना साथियों? आइए आगे देखते हैं। इसके 3 भाग हैं। कौन कौन से भाग हैं? हृदय, रुधिर और रुधिर वाहिनियाँ। मतलब इन्होंने पूरे प्रोसेस को 3 भागों में बांटा है। हृदय के बाद रुधिर, मतलब ब्लड, और ब्लड जब फ्लो करता है तो जिनमें फ्लो करता है उन्हें वाहिनियाँ बोलते हैं, जिनमें धमनी, शिरा और केशिकाएँ आती हैं। ठीक है? तो इन 3 पार्ट्स में हमने पूरे परिसंचरण तंत्र को बांट रखा है। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे हृदय को। इससे बहुत 2-3 क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट बनते हैं, वो अधिकतर परीक्षाओं में मिलेंगे। कई क्वेश्चन बनते हैं लेकिन 2-3 क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो हैं क्या वो? सबसे पहली बात तो पोजीशन याद रखिएगा। पोजीशन इतना, अब ये छोटी सी चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, ये सबको मालूम होता है कि ये बाईं ओर स्थित होता है। होता तो बेसिकली वो मिडिल और लेफ़्ट दोनों साइड है, लेकिन होता क्या है, वेट उसका सबसे ज़्यादा बाईं तरफ ज़्यादा होता है। इस वजह से हम लोग कह देते हैं कि हृदय बाईं तरफ होता है। फेफड़ा, ये जो आपका बायां फेफड़ा होता है, उसके ज़रा सी जो बीच में कैविटी होती है, वहाँ कैविटी से लेके इतने बाएं पोर्शन में रखा होता है। ठीक है? और इसका शेप जो है वो ध्यान रखिएगा, ऐसा शेप नहीं होता है जो आप समझ रहे हैं। ठीक? इसका शेप ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जो हार्ट आप बना देते हैं इस तरीके से, ये नहीं होता है। ठीक है? इसका शेप जो है आप लोगों ने देखा होगा, मुट्ठी के आकार का होता है। और इसके पार्ट होते हैं, इसमें हमें उस पर चर्चा करनी है। तो आप लोग इसका डायग्राम नेट पे बड़े आसानी से देख सकते हैं। मैं उसको देखिए, डायग्राम अब आपको बनाने को कोई नहीं दे रहा है ना, वो क्लासेस का काम होता है जब छोटे में हम लोग पढ़ रहे होते हैं। अब आपको कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देना होता है ना, तो आपको उस डिज़ाइन के अंदर की चीज़ें वो ज़्यादा मालूम होनी चाहिए। तो जैसे क्या है, ये पेशी ऊतकों का बना होता है। किसका बना होता है? पेशी ऊतकों का। ठीक है? जो ऊतक होते हैं वो कौन से हो? पेशी ऊतक होते हैं, मसल्स, है ना। तो पेशी ऊतक का जिनमें संकुचन हो सके, इसलिए इसको बोलते हैं पेशी ऊतकों का बना अंग है। ठीक है? इसके ऊपर एक आवरण होता है,
जिससे घिरा रहता है, इसको बोलते हैं हृदय आवरण। हृदय आवरण मतलब हृदय के चारों ओर का आवरण, ठीक है। और इसमें होता क्या है, इसमें पेरिकार्डियल द्रव भरा होता है, और जो आवरण होता है उसमें पेरिकार्डियल, उसको भी बोलते हैं आवरण को, हृदय आवरण जो होता है उसमें मांसपेशियों को पेरिकार्डियल भी बोल देते हैं। उसमें जो द्रव भरा होता है हृदय में उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल द्रव। क्या होता है? पेरिकार्डियल द्रव। ये इम्पॉर्टेंट है तथ्य कि जो द्रव होता है उसको कौन सा होता है, जो हृदय में होता है, पेरिकार्डियल, ठीक है। इसको याद रखिएगा। हृदय का वजन कई बार पेपरों में पूछा गया है, तो 250 से 300 ग्राम, कहीं कहीं 300 ग्राम लिखा होता है, लेकिन एक रेंज याद रखिए 250 से 300 ग्राम वजन होता है, ठीक है। हृदय में 4 प्रमुख कक्ष होते हैं। कक्ष मतलब जैसे घर में 4 कमरे हैं तो 4 कमरे हैं तो घर में 4 कक्ष हैं, तो हृदय में भी ऐसे ही 4 कक्ष होते हैं। जब हृदय को जब आप ऐसे देखेंगे तो नहीं दिखेगा, जब हृदय को आप खड़ा काटेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा। उसमें जैसे ही खुलेगा वो हृदय, वो बायो का पार्ट है, तो उसमें 4 पार्ट दिखते हैं हमको, ठीक है। उनको हम लोग कैसे समझें, देखिए वो 4 पार्ट होते क्या हैं, आलिंद और निलय। अभी कहेंगे सर 2 है, नहीं, एक दायां एक बायां, एक दायां एक बायां, कितने हो गए? दायां आलिंद बायां आलिंद 2, दायां निलय बायां निलय हो गए 4। तो ये कितने हो गए? 4 आपके होते हैं, ठीक है। अब इनको समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, हमने हृदय को इस तरीके से दिखा दिया। अब कहेंगे सर गोला बना दिया, गोला बनाने कॉन्सेप्ट सिखाने का तरीका, ठीक है। तो 4 पार्ट में बांटेंगे, ऊपर के 2 पार्ट छोटे होते हैं, फिर ये उससे बड़ा होता है, सबसे बड़ा वाला ये होता है जो ये नीचे बना रखा है। अब कैसे होते हैं, जो ऊपर के 2 पार्ट होते हैं, ऊपर के जो 2 पार्ट होते हैं उनको बोलते हैं बायां आलिंद और दायां आलिंद, ठीक है। आलिंद ऊपर और नीचे निलय, बायां निलय दायां निलय। अभी बायां क्यों इधर लिखा है, इधर से आप खड़े होकर देखेंगे तो बायां इधर है दायां इधर है, ठीक है। तो इस तरीके से दायां बायां हमने बांट दिया, ठीक। अब ये 4 आपके हो गए। इसमें सबसे बड़ा कौन सा होता है? बायां होता है, आपको बता दिया मैंने, ठीक। बायां निलय होता है। इंग्लिश में आलिंद को बोलते हैं ऑरिकल, और वेंट्रिकल्स किसको बोलते हैं? निलय को बोलते हैं, ठीक है। तो ये इंग्लिश में इनके नाम होते हैं। अब आलिंद क्या होता है? आलिंद का काम मैंने आगे लिख रखा है। आलिंद क्या करता है, इसी में लिख लीजिएगा आप आगे नोट्स में। रक्त अंदर आना, हृदय में रक्त अंदर आना, वो किसका काम होता है? आलिंद में अंदर आता है, किसमें? आलिंद में आता है। और रक्त जहाँ से बाहर निकले उसको बोलते हैं निलय, ऐसे याद रहेगा। तो आलिंद में रक्त क्या होता है? अंदर आता, आ से आलिंद आना, निलय निकलना, ठीक है। तो निलय से क्या होगा? रक्त बाहर की तरफ जाता है। अभी दिखाएंगे आपको तो समझ में भी आ जाएगा। और क्या होता है देखिए, अब प्रोसेस में देखिए क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, सबसे बड़ा रोल ये अदा करता है लंग्स, क्योंकि लंग्स से हमारे क्या होती है? ऑक्सीजन मिलती है। तो हृदय का कनेक्शंस धमनी शिराओं के थ्रू किससे होता है? फेफड़े से होता है। होता क्या है प्रोसेस में, आप देख रहे हैं यहाँ से ऑक्सीजन फेफड़े से आई, ठीक है। और वो क्या होता है, फेफड़े में ऑक्सीजन होती है, तो वो ऑक्सीजन के साथ जो ब्लड होता है, प्योर ब्लड, वो कहाँ जाता है? बाएँ में। अभी ये समझिए कि प्योर ब्लड यहाँ से आया, कहाँ गया? बाएं आलिंद में गया, लेफ्ट आलिंद में जाता है या लेफ्ट ऑरिकल में जाता है, यहाँ पे गया बाएं आलिंद में। और बाएं आलिंद से फिर कहाँ जाता है? बाएं निलय में। कहाँ जाता है? बाएं निलय से। और यहाँ से कहाँ की तरफ जाता है? शुद्ध रक्त शरीर के अंगों में जाता है। मतलब लेफ्ट साइड से फेफड़े से शुद्ध रक्त निकला बाएं आलिंद से बाएं निलय, और फिर शरीर के अंगों में चला जाता है, ठीक है। काहे के लिए चला जाता है? शरीर में ऑक्सीजन की कमी को, पूरा ऑक्सीजन ज़रूरत होती है हमें, ऑक्सीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो O2 के साथ ब्लड यहाँ पर प्योरीफाई मतलब मिल के मिक्स होके यहाँ के थ्रू चला जाता है। अच्छा, अब जब यहाँ से निकलता है बाएं निलय से, तो उसको बोलते हैं महाधमनी। क्या बोलते हैं? महाधमनी। क्या बोलते हैं? महाधमनी। महाधमनी को एओर्टा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयोटा भी बोलते हैं, आयोटा भी बोलते हैं महाधमनी को। और ये कहाँ पाई जाती है? बाएं निलय में पाई जाती है। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो अब रक्त निकल गया, शरीर के अंगों से गया। अब जिनसे जाता है धमनी सिरा क्या है वो भी हमको बाद में बता देंगे, पहले ये समझिए पर प्रोसेस क्या हो रहा है। फिर नलियों से गया, शरीर के अंगों से क्या होता है? ये वापस लौटता है, क्योंकि सारी ऑक्सीजन जो है फिर विभिन्न कोशिकाओं में जाती है और यूज़ हो जाती है। धीरे धीरे ऑक्सीजन खत्म होने लगती है, तो वापस जो अशुद्ध रक्त होता है, अच्छा प्योर रक्त जो होता है वो रेड कलर का होता है, जो अशुद्ध रक्त होता है थोड़ा गाढ़ा रेड कलर का होता है ना, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बन चुकी होती है। तो एनर्जी जब क्षय हो जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ रक्त यानी अशुद्ध रक्त वापस कहाँ जाएगा भाई साहब? फेफड़े में। कहाँ जाता है? फेफड़े में जाता है। फेफड़े में जाता है सीधे? नहीं,
फेफड़े में जाने से पहले कहाँ जाता है? हृदय में। कहाँ जाता है? हृदय में। कैसे जाता है? हृदय में कहाँ गया? दाएं। अब ये बाएं वाला पोर्शन यूज़ हो गया। दाएं कहाँ जाता है? आलिंद में। दाएं आलिंद में होता हुआ फिर कहाँ जाएगा आपका? यहाँ से होता हुआ फिर निलय में जाता है। निलय से फिर निकलना आया किससे? आलिंद से। निकला किससे? निलय से। निलय से ये अशुद्ध रक्त कहाँ जाता है? फेफड़े में जाता है। कहाँ जाता है? फेफड़े में। फेफड़े में क्या होगा? ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड सांस के थ्रू निकल जाती है, ऑक्सीजन आ जाती है, फिर से ब्लड में ऑक्सीजन मिल जाती है, तो उसको प्योर ब्लड कह देते हैं। आई बात समझ में? तो इस तरीके से फिर से समझिए, फेफड़े से शुद्ध या ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है वो आया, बाएं आलिंद में गया। बाएं आलिंद से ये जो लगे हुए हैं ये कपाट होते हैं, अब इनका भी लॉजिक है, भी बताएंगे। तो यहाँ से आने के बाद ये कहाँ गया? बाएं निलय से। बाएं निलय से शरीर में गया नली के थ्रू। उन नलियों को क्या बोलते हैं वो सब बताएंगे। इसको बोलते हैं महाधमनी। क्या बोलते हैं? महाधमनी। और यहाँ से आया शरीर के अंगों से वापस होते हुए किस पे आया? दाएं आलिंद में। किसके थ्रू आया? जब आलिंद में घुसता है अशुद्ध रक्त पहली बार तो उसको बोलते हैं महाशिरा। क्या बोलते हैं? महाशिरा। तो ऐसे क्रॉस में है, बाएं निलय में है आपकी महाधमनी और दाएं आलिंद में है आपका महाशिरा, वहाँ से एंटर हुई। तो शिरा और धमनी क्या है वो आगे आएगा। दायां फिर क्या हुआ? दाएं यहाँ से कपाट के थ्रू क्या हुआ? पंपिंग होगी। यहाँ पर ब्लड क्या होगा? पंप के थ्रू दाएं आलिंद निलय से होके, दाएं निलय से होके क्या होगा? बाहर की तरफ जाएगा और फेफड़े में क्या होगा? जाएगा और वहाँ पे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी सांस के थ्रू, ऑक्सीजन आएगी, फिर से शुद्ध रक्त आने लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये साइकिल चलती है। ठीक, अब इसमें देखिए होता क्या है। धमनी और शिरा का कॉन्सेप्ट देखने से पहले मैं बता दूं, ये जो आपको बता रखे हैं मैंने, ये जो बना रखे हैं इनको बोलते हैं कपाट। क्या बोलते हैं? ये जो ब्लैक कलर के 2 बना रखे हैं या 3 बना रखे हैं, तो ये 2 ही 3 ऐसे होते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा, बाएं पोर्शन में 2 कपाट होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं द्वि कपाट। कपाट मतलब गेट, जैसे होता है ना डैम खोल दो, डैम खुलना, ब्लड आएगा तो डैम खुल जाना, दरवाजे खुल जाना। तो वही इन्हीं कपाट के खुलने बंद होने से धड़कन, हार्ट बीट बनती है। क्या बनती है? हार्ट बीट बनती है। तो आवाज़ कैसी आती? लब डब आती है। तो लब डब की आवाज़, मजाक की बात नहीं, लब डब बोल रहा हूँ। इधर से आती लब की आवाज़, इधर से आती डब की आवाज़। यहाँ पर 3 कपाट होते हैं और एक साथ में दाएं निलय में के पास एक होता है अर्धचंद्राकार कपाट भी होता है। क्या होता है? अर्धचंद्राकार कपाट भी इधर साइड ही होता है। ठीक है, दाएं साइड। तो 3 कपाट, ये 3 कपाटी है, ये द्वि कपाटी है। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा तेज पोर्शन में एकदम आवाज़ लब डब यहाँ तेज आई, क्योंकि कपाट यहाँ पे ज़्यादा है और ज़्यादा तेज फ्लो होता है। ठीक है, क्योंकि हमें अशुद्ध रक्त तेज़ी से फ्लो कराना होता है फेफड़े की तरफ, ताकि क्या हो? ऑक्सीजन चाहिए हमको। ठीक है ना, प्रेशर यहाँ ज़्यादा चाहिए, इसीलिए लॉजिक है ये। तो इस तरीके से इसका काम होता है, ये रखिएगा ध्यान। द्विकपाट, त्रिकपाट और साथ में अर्धचंद्राकार। साथ में अब कक्षक या कपाट की बात कर रहा हूँ तो उसमें याद रखिएगा, जैसे यहाँ 4 कक्ष होते हैं, मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर पक्षियों में 4 कक्ष, पक्षियों में भी 4 कोष्ठक होते हैं, कक्षक होते हैं, या आपके 4 पोर्शन होते हैं। मछली में 2 कक्षक होते हैं, जैसे कि यहाँ दायां बायां निलय है, 4 है। तो इसमें क्या है? दायां बायां निलय और आलिंद है, यहाँ पर केवल 2 ही कक्षक होते हैं। ठीक है, सांप, छिपकली, मेढक में 3 कक्षक होते हैं, ये 3 कक्षकी होते हैं। ठीक है, कॉकरोच में सबसे ज़्यादा कक्षक होते हैं, उसमें 13 कक्षक होते हैं। कितने होते हैं? 13। तो आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा, कॉकरोच में कितने कक्षक होते हैं? 13 कक्षक होते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और बायां निलय मैंने आपको बताया महाधमनी, जिसको एवटा बोलते हैं, सबसे बड़ी है, ये सबसे बड़ा है। बायां निलय सबसे बड़ा होता है साइज में, सबसे चारों कक्षकों में सबसे बड़ा कौन सा होता है? बायां। दायां आलिंद, यहाँ पर महाशिरा होती है, जहाँ से अशुद्ध रक्त अंदर की तरफ आ रहा है। यहाँ ऐसे नोड पाया जाता है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट। ऐसे नोड क्या होता है? ये आपका ऐसे नोड जो है बेसिकली आपका, ये आपको इलेक्ट्रिकल पल्स देता है, जिससे कि संकुचन हो सके, नली जो मांसपेशियाँ वो संकुचित हो सके। यही ऐसे नोड खराब हो जाता है, इसलिए हम लोग क्या लगाते हैं? वहाँ पर पेस मेकर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पेस मेकर लगाते हैं, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिकल पल्स नहीं बनेगी तो वो जो कपाट को खोलने बंद करने की क्रिया है वो बंद हो जाएगी। और कपाट अगर खुलेंगे, बंद नहीं होंगे, तो ब्लड फ्लो होना, ऑक्सीजन की कमी होना शरीर में शुरू हो जाएगी, क्योंकि अशुद्ध रक्त पहुंचेगा ही नहीं फेफड़े में, है ना। तो क्या होगा? आपको ये याद रखना है, ऐसे नोड कहाँ पाया जाता है? ऊपर, यहाँ दाएं आलिंद में। ठीक है, ये याद रखिएगा। ऐसे नोड को ख़राब होने पे ही हम लोग पेसमेकर का यूज़ करते हैं, कृत्रिम पेसमेकर। पेसमेकर किस लिए यूज़ होता है? यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हृदय के लिए, हृदय की गति को मेंटेन रखने के लिए। कितनी होनी चाहिए? अभी आगे बात आएगी। धमनी, धमनी क्या होता है? धमनी से शुद्ध रक्त शरीर से बाहर की तरफ जाता है।
मतलब धमनी का काम क्या है, शरीर से रक्त को बाहर निकालना। शिरा का काम क्या है, अशुद्ध रक्त को हृदय में, अशुद्ध रक्त कहाँ शरीर में जाएगा, नहीं, हृदय में वापस आना। तो अशुद्ध रक्त हृदय को काम देना शिरा का काम है, और शुद्ध रक्त बाहर की तरफ निकालना धमनी का काम है। केशिका क्या होती है, तीसरी बाहर, ये रुधिर वाहिकाएँ कही जाती हैं, यही रुधिर वाहिकाएँ हैं, ये जो आप पढ़ रहे हैं, रक्त आगे आएगा, रक्त या रुधिर। केशिका, इसमें मिश्रित रक्त मतलब शुद्ध और अशुद्ध रक्त दोनों पाया जाता है कैपिलरीज में, ठीक है। जो मांसपेशियाँ होती हैं उनमें रक्त, उसमें क्या होता है, जो पतली पतली मांसपेशियाँ पाई जाती हैं हृदय में, उनमें दोनों रक्त पाए जा सकते हैं, मिश्रित रक्त, शुद्ध भी और अशुद्ध भी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से बनता है, देख रहे हैं, धमनी का क्या काम है, शुद्ध रक्त बाहर की तरफ ले जाना, और शिरा का क्या काम है, अशुद्ध रक्त हृदय को देना, है ना। अब यहाँ जरा पढ़िए, फुफ्फुसी या फेफड़ा धमनी, फुफ्फुसी या फेफड़ा धमनी में अशुद्ध रक्त होता है। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, शुद्ध रक्त होता है, उल्टा होता है फेफड़े में। ऐसा क्यों है, इसका कारण हम बता रहे हैं आपको। कहाँ होता है, दाएं नीले द्वारा निकलता है। फुफ्फुसी सिरे में शुद्ध रक्त होता है, बाएं आलिंद में होता है। अब इसको इधर आइए समझिए किस ये बात क्यों है, उल्टा क्यों है। यहाँ पर ये पूछा गया क्वेश्चन कि फुफ्फुसी धमनियों में शुद्ध रक्त होता है कि सिराओं में होता है, या पूछ देगा शुद्ध रक्त किस धमनी में शुद्ध रक्त होता है और किस धमनी में अशुद्ध रक्त होता है। तो शुद्ध रक्त तो आपका हो गया जो हृदय से निकलेंगी, लेकिन जो अशुद्ध रक्त होगा वो कहाँ होगा, आपका फेफड़े वाली में होगा। अब होता क्या है, ध्यान समझिएगा। धमनी का काम क्या है, रक्त को बाहर निकालना। शिरा का काम क्या है, हृदय में रक्त को वापस लाना। ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है। यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से जो अशुद्ध रक्त निकला वो शरीर से बाहर गया कि अंदर आया, ये बताइए। धमनियों का क्या काम होता है, धमनियों को एक फिक्स कर दीजिए। धमनी का काम है शरीर से रक्त को बाहर निकालना और वापस हृदय में लाना, वो शिरा का काम है। इतना समझ में आया। धमनियों से बाहर निकालना वो धमनी का काम है और रक्त को वापस लाना ये शिरा का काम है। अब ध्यान सुनिएगा, शरीर से दाएं निलय से अशुद्ध रक्त बाहर की तरफ जा रहा है फेफड़े में, तो बाहर की तरफ जाना किसका काम है, धमनी का। और कैसा रक्त बह रहा है, जो फेफड़े की तरफ नली जा रहा है, कैसा बह रहा है, अशुद्ध रक्त बह रहा है। इसीलिए जो फुफ्फुसी धमनी होती है उसमें कैसा रक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है। आया लॉजिक समझ में। अब क्या हुआ, शुद्ध रक्त आया, अंदर आना का काम किसका होता है, रक्त का। रक्त को अंदर किसके द्वारा लाया जाता है, शिराओं के द्वारा। उनको क्या बोलते हैं, शिराएं। आ रहा है शुद्ध रक्त, किस में आने का काम किसका होता है, शिरा। लेकिन कैसा है वो रक्त जो फेफड़े के थ्रू आ रहा है, शुद्ध है। तो फुफ्फुसी सिरे में कैसा रक्त होता है, शुद्ध रक्त होता है। आई बात समझ में, इसलिए कंफ्यूज ना हो, बस यही लॉजिक है और कोई नहीं लॉजिक है। फिर से समझिए, दाएं निलय से अशुद्ध रक्त जाता है, रक्त जाना जिन नलियों से होता है उनको धमनी बोलते हैं, और क्योंकि अशुद्ध रक्त फेफड़े में जा रहा है इसलिए इसको बोलते हैं अशुद्ध रक्त वाहिनी धमनी, ठीक है। और शुद्ध रक्त आ रहा है, आना का काम होता है शिराओं द्वारा, इसलिए बोलते हैं शुद्ध रक्त वाहिनी शिराएँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है, इसलिए इसको मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। हृदय की गति सबको मालूम है, 72 से 75 बार ये प्रति मिनट धड़कता है। वही लबडब होते होते ये कपाट खुलते बंद होते हैं, इसी हिसाब से होता है। रक्तचाप भी होता है, ब्लड प्रेशर 80 से 120 होता है। अगर 80 से नीचे जाएंगे तो लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर ऊपर जाएंगे 120 के ऊपर। तो उक्त रक्तचाप और निम्न रक्तचाप आप लोग समझते ही होंगे, ये है ना। ये हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आए हैं, इनसे आप नोट्स बनाइएगा और जो ये प्रोसेस बताया है इसको भी अच्छे से समझ लीजिएगा, कभी भी हृदय आपका कन्फ्यूजन समाप्त हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। अब आगे समझते हैं रक्त के बारे में। रक्त क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है। अगला पॉइंट है रक्त, वाहिनियाँ हो गई। रक्त कैसा है, एक तरल संयोजी ऊतक है, ध्यान रखिएगा। कैसा ऊतक है, यही पूछा गया कई बार। तरल संयोजी ऊतक है। इसका पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। इसका पीएच होता है 7.4, हल्का क्षारीय होता है। कभी कभी प्रकृति पूछ देगा अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है, ठीक है। प्रकृति कैसी होती है इसकी, एल्कलाइन होती है। एल्कलाइन प्रकृति का होता है। एल्कलाइन आप समझते हैं, एल्कलाइन मतलब ये जल में घुलनशील होता है ना, तभी तो फ्लो हो जाता है आसानी से। सामान्य मनुष्य में 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है, मात्रा भी याद रखनी है आपको, 5 से 6 लीटर ब्लड। महिलाओं में 1 लीटर कम, यानी 4 से 5 लीटर ब्लड पाया जाता है, ठीक। अब रक्त को बांटा कैसे गया है, उसके फॉर्मेशन के हिसाब से। रक्त में प्लाज्मा होता है और रुधिराणु होते हैं, ठीक है। प्लाज्मा और रुधिराणु या रुधिर कणिकाएँ होती हैं, ठीक।
55% हिस्सा होता है प्लाज्मा का और 45% होता है रुधिराणु का। रुधिराणु को फिर से 3 भागों में बांटा गया है, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, ठीक है, इन 3 भागों में। श्वेत रुधिर कणिकाएँ, लाल रक्त कणिकाएँ और आपकी प्लेटलेट्स, इनको भी वाइट ब्लड सेल्स को भी 2 भागों में बांटा गया, कणिकाहीन और कणिकाविहीन। ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, आज के लिए इतना बहुत हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य ब्लड से आते हैं कि बच्चे में रक्त का निर्माण, जब बच्चा पेट में होता है तो उस समय बोन्स तो बनी नहीं होती, तो उस समय उसके में रक्त का निर्माण यकृत में होता है। बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि लोग अस्थि मज्जा लगा देते हैं, लेकिन वयस्कों में रक्त निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाया हुआ है इसीलिए। अब प्लाज्मा आज देख लेते हैं, कल कणिकाएँ देख लेंगे। प्लाज्मा पीले रंग का होता है, पा से प्लाज्मा, पी से पीला रंग, ठीक है, पीले रंग का होता है। जल में 90, जल इसमें प्लाज्मा में 90 से 91% सिर्फ जल ही होता है। सोचिए जल कितना ज़रूरी है, पोषक तत्व हमारे लिए। पोषक उसमें क्या होते हैं, कुछ नहीं ज़्यादा पाए जाते, लेकिन जल की वजह से ब्लड में बहुत कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन का फ्लो भी जल में रहता है ना, तो बहुत ज़रूरी होता है। प्रोटीन 8 से 9%, ठीक है, खनिज लवण 1%। ये प्लाज्मा का फॉर्मेशन, इसमें जल 91%, आपका 8 से 9% प्रोटीन और 1% खनिज लवण पाया जाता है। कार्य क्या होता है प्लाज्मा का, ग्लूकोज का परिवहन करना, ठीक है, ताप का नियंत्रण और रक्त जमाना। पानी की कमी होगी तो ताप आपका अनबैलेंस होने लगेगा, तो अगर प्लाज्मा है आपका अच्छा खासा मजबूत पानी की वजह से, तो आपका ताप नियंत्रित रहेगा, तभी कहा जाता है पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। और रक्त का जो क्लॉटिंग है, वैसे हीमोग्लोबिन ज़रूरी होता है, लेकिन रक्त जमाने में प्लाज्मा का भी बहुत योगदान होता है। तो साथियों मिलेंगे अगले विभाग में, जिसमें हम इसको ख़त्म करेंगे। इसके बाद सीटेट का वीडियो आएगा, फिर हम इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है, फिर हिस्ट्री भी उठानी है हमको। तो मिलते हैं साथियों अगले भाग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, माता पिता का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, कमेंट लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद, जय भारत।